Hello everyone, you all are welcome back to our channel that is the White Slate पढ़ाई। और आज हम लोग अपने नए चैप्टर की पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 की, जिसका कि नाम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इससे पहले भी आपने लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है और 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन के बारे में भी हमने 9th क्लास में ऑलरेडी जो है वो पढ़ाई की हुई है कि किस तरह से हमारे 2 वेरिएबल्स होते हैं अगर किसी इक्वेशन में, तो हम उसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहते हैं। मतलब x और y दोनों एक ही इक्वेशन में हमारे प्रेजेंट हो, या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म की हो, ax + by + c = 0। तो अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की है जिसमें एक वेरिएबल हमारा ये हो गया 1 वेरिएबल और एक वेरिएबल ये हो गया हमारा, तो 2 वेरिएबल्स हैं। और लीनियर इक्वेशन है, इसका क्या मीनिंग है? कई बार जब हम इससे पहले पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे तो मैं लीनियर पॉलिनोमियल्स किनको कहती थी, जिनकी डिग्री जो है वो 1 हुआ करती थी। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि x और y जो है उनकी पावर जो है सिर्फ 1 ही रहने वाली है, कभी स्क्वायर या क्यूब इस टाइप की चीज़ें यहाँ नहीं आने वाली हैं, तो इसीलिए इनको हम लीनियर बोल रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं उनके ग्राफ के बारे में भी हमने बात की हुई है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 9th क्लास में। कोई भी लीनियर इक्वेशन जो है उसका ग्राफ कभी भी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। अगर मान लीजिए मैं ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करती हूँ किसी लीनियर इक्वेशन का, तो वो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो है वो इस टाइप की फॉर्म कर सकता है। ठीक है, ये तो हमें पता ही होता है कि हमारी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है और वर्टिकल वाली वाई एक्सिस को। तो अगर उस पर कोई इस टाइप का ग्राफ बन जाता है, ज़रूरी नहीं कि इसी टाइप का हो, किसी भी और भी टाइप का, मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आनी चाहिए। ऐसा बन जाए या आपका ऐसा बन जाए, कुछ भी इनमें से बनता है। बस आपका जैसे मैंने आपको सेकंड चैप्टर में कराया था, तो देखिए ऐसे पैराबोला बन रहा था, तो पैराबोला जो है वो नहीं बनना है। पैराबोला कभी भी हमारा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है वो नहीं बनेगा। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, कहीं पे भी ग्राफ में, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यही जो है हमें अपने इस चैप्टर में करना है कि हमें लीनियर इक्वेशंस जो हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बनानी है। पेयर के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि 2 इक्वेशंस बनेंगी। अब तक हमने एक इक्वेशन देखी, एक इक्वेशन का जो है ग्राफ प्लॉट कराया। अब हमने 2 इक्वेशंस देखनी है, दोनों इक्वेशंस का ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट कराना है हमें, और फिर उसके बाद चेकआउट करना है कि ग्राफिकली वो जो हमारा ग्राफ है क्या बन रहा है, क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे। तो बस यही हमें यहाँ पे छोटा सा काम करना है। पहली एक्सरसाइज में सिर्फ 3 क्वेश्चन है, पहले हमने उनसे 2-2 इक्वेशंस बनानी है और फिर उसके बाद उन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। इसके अलावा न्यूमेरिकली भी हमें उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। तो बस चलिए इसी की तरफ बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 3.1। 3.1 जो एक्सरसाइज है, जिसे मैं पहले ही कह चुकी हूँ, सिर्फ 3 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, और उन 3 क्वेश्चंस में आपको पहले 2 पेयर बनाने हैं लीनियर इक्वेशन के, और फिर उसके बाद हमें उन्हें ग्राफिकली और साथ में नॉर्मली भी, न्यूमेरिकली भी उन्हें सॉल्व करके बताना है कि क्या बनेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इट इज सेइंग कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। ठीक है, then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically। तो आफ्ताब जो है वो अपनी डॉटर से कह रहे हैं कि 7 साल पहले जो है I was 7 times as old as you were then। मैं कितना बड़ा था? मैं जितने आप बड़े थे उस टाइम पे उससे 7 गुना ज़्यादा बड़ा था। तो ये चीज़ आफ्ताब अपनी डॉटर को बता रहे हैं। पहली सिचुएशन जो है वो क्या है कि 7 साल पहले जो है वो आफ्ताब अपनी डॉटर से, जो उस टाइम पे वो थी, उससे 7 गुना ज़्यादा थे। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए? सबसे पहले तो लेट आफ्ताब्स एज बी x एंड लेट आफ्ताब्स डॉटर्स एज बी y। क्योंकि हमें देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल चाहिए थे, तो हमने x और y 2 वेरिएबल्स जो है यहाँ पे लेट कर लिए। तो आफ्ताब की 7 साल पहले एज कितनी हो जाएगी? देखिए पहले तो 7 साल पहले की बात हो रही है, तो आफ्ताब की एज अभी x है, तो उसकी 7 साल पहले एज जो है वो 7 माइनस करके हो जाएगी। सिमिलरली उसकी डॉटर की एज भी 7 साल जो है वो कम हो जाएगी, थोड़ा दूर लिखती हूँ मैं इसे, y - 7 रही होगी उस टाइम पे। अब आफ्ताब कह रहे हैं कि 7 साल पहले मेरी एज जो है आपकी जो अभी उस टाइम पे जो एज थी उससे 7 गुना ज़्यादा थी, 7 टाइम्स 7 टाइम्स जो है ज़्यादा थी।
तो 7 टाइम्स ज़्यादा होने का मतलब हुआ कि जो भी उसकी डॉटर की एज थी उसमें 7 का अगर हम मल्टीप्लाई करा दें तो उतनी ज़्यादा थी, 7 गुना ज़्यादा थी। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 7 7 ज़ा 49। एक साइड लाएंगे तो x माइनस 7y और यहाँ पे आ जाएगा मेरा प्लस 49 जो है वो प्लस और 7 उसमें से माइनस हो जाएगा, तो इट वुड बी 42। ठीक है, 42 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई मेरे क्वेश्चन के हिसाब से। ये मेरी पहली इक्वेशन बनी कि उन्होंने जो पहली सिचुएशन मुझे बताई थी। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, अगर आप क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से देखते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, कि आज से 3 साल बाद जो है मैं जितने भी आप उस टाइम पे होंगे उसका 3 टाइम्स जो है हो जाऊंगा। I shall be 3 times as old as you will be। तो अब जो है सेकेंड सिचुएशन में उन्होंने कहा कि आज के 3 साल बाद आप जितने भी होंगे उसका 3 गुना जो है मैं रहूँगा। तो ये तो 7 साल पहले की बात हुई थी, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे 3 साल बाद की बात हो रही है, मतलब अगर अभी x है तो 3 साल बाद आफ्ताब की एज x+3 हो गई और उसके डॉटर की एज भी जो है वो y+3 हो जाएगी यहाँ पे। अब उन्होंने लेकिन यहाँ कहा क्या है कि आफ्ताब की एज जो है उस एज से 3 गुना ज़्यादा होगी, मतलब कि हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये बना हमारा x+3 इज इक्वल्स टू 3y+9, मतलब कि x माइनस 3y प्लस नहीं, इस बार माइनस हो जाएगा, ये माइनस बन के 9 इधर आएगा तो -6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन जो है वो बन गई। तो यही मुझे यहाँ पे बनाना था। एल्जेब्रिकली इन्होंने कहा कि आप रिप्रेजेंट कीजिए पहले, तो एल्जेब्रिकली हमने इन सिचुएशंस को रिप्रेजेंट कर लिया। पहली इक्वेशन ये बना ली, और दूसरी हमने वो बना ली। तो ये हमने एल्जेब्रिकली जो है वो अपनी दोनों सिचुएशंस को यहाँ पे दिखा दिया। अब इन्होंने कहा है कि आप इस सिचुएशन को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कीजिए, सिर्फ एल्जेब्रिकली करने से काम नहीं बनेगा। तो जब हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। हम अपनी एक्स और वाई एक्सिस पहले बनाते हैं बहुत ही अच्छे से और सावधानी के साथ। तो जो हमारी ये वाली एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल, ये x होती है, और ये जो वर्टिकल है वो y होती है। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमें जो है इन दोनों को x और दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट और सेकंड को रिप्रेजेंट करना है हमारा एल्जेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी। तो पहले हम एल्जेब्रिकली अगर अपनी फर्स्ट सिचुएशन को करते हैं तो फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से अगर हम सोल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं, जैसे हम पहले करते थे कि x की वैल्यू 0 रखी, फिर y की वैल्यू 0 रखी और सोल्यूशंस जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो यहाँ देखिए फर्स्ट वाले के मैं सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। देखिए x की वैल्यू जो है वो x ही रहेगी, और यहाँ पे जो है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 7y माइनस 42 के इक्वल। ठीक है, x की वैल्यू आपकी कितनी है, 7y माइनस 42 के इक्वल। और दूसरी तरफ अगर आप y की वैल्यू देखते हैं इस वाले सिचुएशन में, तो हमारी y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी x प्लस 42/7, x प्लस 42/7। तो हमने ये दोनों चीज़ें निकाल ली। अब इसके बेसिस पे हम सोल्यूशंस निकालते थे, अगर आपको याद हो अच्छे से। तो पहले तो हम यहाँ पे जो है x की वैल्यू को 0 पुट करा के देखेंगे। तो अगर मेरा x 0 होता है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए ये x 0 हो गया तो y की वैल्यू हो गई 42/7, है ना। x तो यहाँ पे 0 हो गया, 42/7। अब जो 42 है हमारा वो 7 के टेबल में बिल्कुल आता है। कितने टाइम्स आता है हमें ये भी पता है कि 6 टाइम्स आता है, मतलब कि ये हो गई y की वैल्यू 6। कब, जब मेरी x की वैल्यू 0 थी। सिमिलरली अभी मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 लेती हूँ। अगर y की वैल्यू 0 आती है तो देखिए x की वैल्यू कितनी बनेगी, ये पूरा का पूरा टर्म तो 0 हो गया, -42 जो है वो x की वैल्यू बन जाएगी। ये मेरा एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है पूरा हो गया यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड वाली इक्वेशन के लिए भी हम यहाँ पे जो है सोल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। याद नहीं है आपको तो एक बार फिर से 9th क्लास की बुक उठा के देखिए। सोल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए हम इसी टाइप का काम जो है वो किया करते थे कि x की वैल्यू 0 रखी, फिर y की वैल्यू 0 रखी और सोल्यूशंस जो है वो निकाल लिए। तो इस वाले केस में देखिए यहाँ पे x जो है दैट इज इक्वल्स टू 3y + 6, है ना। x यहाँ पे जो है वो कितना है, 3y + 6 जो है उसके इक्वल है यहाँ पे हमारा
सिमिलरली जो हमारा y है यहाँ पे, y वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा y हो जाएगा हमारा x माइनस 6/3 के इक्वल है ना, x माइनस 6/3 के इक्वल जो है हमारा y हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में हम फिर से पहले में 0 रखेंगे x की वैल्यू, तो देखिए x की वैल्यू 0 ही होते, यहाँ y कितना बचेगा आपका -6/3, तो -6/3 कितना हो गया आपका -2 बन गया आपका। सिमिलरली जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो ये 0 रखते ही 3y भी 0 हो गया, x की वैल्यू जो है वो 6 में मेरी कन्वर्ट हो गई, 6 आ गई। मैं अच्छे से लिख देती हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 6 आ गई। तो बस मैंने दोनों इक्वेशंस के लिए जो है अपना आराम से सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए हैं। अब मैं इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करूँगी। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले वाले केस में -42 तक मुझे x की वैल्यू जो है वो चाहिए, तो उसी हिसाब से मैंने अपना स्केल भी रखना है। और दूसरी साइड मुझे -2 और -6 वगैरह भी देखने हैं कि ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे आ जाएँ। तो देखिए क्या कर सकते हैं, मैंने ये 0 यहाँ पे अपना ले लिया है। अब x एक्सिस पे मुझे -42 तक ले जाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पर अपना जो है 2 का गैप जो है वो ले सकती हूँ। तो मैं ऐसे स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और सिमिलरली जब आप ये होगा जब 2 का गैप लिया था, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। तो सिमिलरली मैं माइनस के साइड ले रही हूँ, तो वो हो जाएगा मेरा -2, -4, -6, -8 और कहीं पीछे जाके जो है मेरा -42 भी आ जाएगा। तो मैंने वो लिख लिया है। अभी आप धीमे धीमे करके जब प्लॉट कराते हैं तो पूरा अच्छे से लिखेंगे, बीच वाले टर्म्स को भी यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह से जब मैं y एक्सिस पे ले रही हूँ तो वो भी मेरा सेम ही लेना होता है मुझे, तो वो भी 2 ही होगा, 2, 4, 6, 8, 10। सिमिलरली ये यहाँ पे भी आपका नीचे आते हुए भी सेम होगा, -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को देखिए, फर्स्ट में क्या है 0,6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू जो है वो 6 है। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा आ गया यहाँ पे 0,6 वाला पॉइंट। सिमिलरली -42,0, -42 ये रहा और 0 ये रहा, मतलब कि जो ये वाला पॉइंट है मेरा वो -42,0 है। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूंगी तो मेरे पहले वाले इक्वेशन की जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग जो है इस तरह से मिला देंगे। तो पहले वाले इक्वेशन जो है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से आ गई। इक्वेशन थी मेरी x - 7y + 42 = 0, तो वो भी हम यहाँ पे लिख के रिप्रेजेंट करेंगे कि हमने किस चीज़ को यहाँ पे दिखाया हुआ है अपना। सिमिलरली आप आगे देखिए, इस वाले के लिए 0, -2, तो ये रहा 0 और -2 रहा यहाँ पे, मतलब कि ये है मेरा पॉइंट 0, -2 मैंने प्लॉट कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 6, 0, तो 6 जो है वो यहाँ रहा और 0 जो है वो ये रहा, तो 6, 0 ये मैंने यहाँ पे 6, 0 भी जो है वो प्लॉट कर लिया। तो अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को भी जो है वो मिला दूंगी, तो मेरा आंसर जो है वो ये वाली एक ग्राफ जो है वो बन जाएगी। आप जब इन दोनों ग्राफ्स को अच्छे से प्लॉट करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको भी कुछ इसी टाइप का जो है रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये मेरा सेकंड वाला बन गया यहाँ पे x - 3y - 6 = 0। अभी मैंने फ्री हैंडेडली बनाया है, आप जब ग्राफ पे अच्छे से बनाएंगे तो इसी टाइप का ग्राफ आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये हुआ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कि कैसे मैंने उसे आफ्ताब और उसकी डॉटर के बीच में पूरा रिलेशनशिप जो है एल्जेब्रिकली भी फाइंड आउट कर लिया और ग्राफिकली भी मैंने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आफ्ताब की एज और उसके डॉटर की एज जो है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करने की पूरी कोशिश जो है अपनी कर ली है यहाँ। तो अभी इसमें सीधा हमें पता क्या चल रहा है कि अगर आफ्ताब जो है वो 0 का होता तो उसकी डॉटर 6 की होती, इसी तरीके से आफ्ताब -42 का होता तो उसकी डॉटर 0 की होती। तो इस टाइप से हम इसमें इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि सेकंड क्वेश्चन आखिर हमसे क्या कह रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 bats and 6 balls for ₹3900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind of ₹1300. Represent this situation algebraically and geometrically. तो फिर से सेम वही है, इस बार कोच हैं एक क्रिकेट टीम की, उन्होंने कुछ बैट और बॉल खरीदे हैं, कितने रुपए के खरीदे हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई हुई हैं
और उसके अकॉर्डिंग हमसे कह रहे हैं कि आपको जो है पता लगाना है कि आखिर एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके इस सिचुएशन को है जो वो दिखाना है। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और इसके नीचे वाला जो भी क्वेश्चन है वो भी बहुत ईजी है। इसमें तो आपको बिल्कुल टेंशन जो है वो लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन में हम क्या लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ बैट्स बी एक्स, सिमिलरली लेट नंबर ऑफ बॉल्स बी वाई। तो ये हमने यहाँ पे x और y जो है रिप्रेजेंट कर लिया। तो सबसे पहले अगर आप अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो आपको पता चलेगा देखकर कि यहाँ पे 3 बैट और 6 बॉल जो हैं वो 3900 रुपीज़ के लिए गए हैं, है ना। तो इसका मतलब कि 3 बैट और 6 बॉल्स जो हैं वो कितने के बन गए, 3900 के बन गए। तो ये सामने सामने आपकी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो निकल आई है। सिमिलरली उन्होंने एक और बैट खरीदा है और उसके साथ में खरीदे हैं उन्होंने 3 बॉल 1300 रुपीज़ के, 1300 रुपीज़ के। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन जो है वो सामने सामने निकल कर आ गई है मेरी। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम कर सकते हैं चीज़ को, कि जो फर्स्ट वाली मेरी इक्वेशन थी ये भी 3 यहाँ लिखा है, 6 भी मेरा 2 × 3 होता है, और 3900 भी जो है वो मेरा 13 × 100 जो है वो हो जाता है 13 × वो भी मेरा मतलब 3 का फैक्टर है, वो बन जाएगा मेरा यहाँ पे। तो हम उनको भी करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड इक्वेशन को मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ। देखिए यहाँ पे इसे अगर मैं इस वाले को डिवाइडिंग बाई 3 कर देती हूँ, पूरी इक्वेशन को डिवाइडिंग बाई 3, तो ये मेरा बन जाएगा x + 2y, 3 2 जा क्योंकि 6 होता है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा 1300। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 0 0 एज इट इज़। तो ये दो इक्वेशंस मेरी जो हैं ये बन जाएंगी। ईजी है, जो इक्वेशन जितनी हो सके उतनी हमें ले लेनी चाहिए। तो हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं पहली इक्वेशन के लिए, जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे, कोई इसमें हमने चेंज नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे रख के देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपका x की वैल्यू को 0 रख देती हूँ, पहले वाले केस में x की वैल्यू जब मैंने 0 रख दी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यहाँ आके डिवाइड में आ जाएगा। इसका मीनिंग यहाँ पे हो गया आपका 6 जा 12 होता है आपका, और फिर उसके बाद 5 और 0 650 जो है वो हमारा बन जाएगा y की वैल्यू। सिमिलरली इसी केस में अगर मैं y की वैल्यू 0 रखती हुई पूरा 0 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू वैसे ही 1300 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये मेरा फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए आ गया सॉल्यूशंस। सिमिलरली अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन के लिए भी सॉल्यूशंस जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ, देखिए x की वैल्यू 3 यहाँ पे 0 हो गई, तो ये 3 जो है यहाँ पे नीचे आके जो है डिवाइड करेगा इसको। तो डिवाइड करने पे ये मेरा यहाँ 13 जो है ऑब्वियसली 3 से डिवाइड होने वाला है नहीं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि अपना जो भी पॉइंट में आंसर आ रहा है वो निकाल लेते हैं, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात यहाँ पे आएगी नहीं आपको। तो 4 जा जो है वो 12 होता है, और फिर उसके बाद आपका 10 बचेगा तो 3 आ जाएगा, फिर 10 बचेगा तो 3 आ जाएगा, तो 433.33 इस टाइप का आपका बन जाएगा। 4 x की वैल्यू 0 रखने से y की वैल्यू 433.33 इस टाइप से चलता जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा। सिमिलरली आप यहाँ पे अगर y की वैल्यू जो है वो 0 रखते तो x अपने आप ही जो है वो फिर से 1300 के जो है इक्वल आ जाता, 1300 के इक्वल जो है आ जाता। तो अब बस इसी सिचुएशन को हम दोबारा से अपना ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे जैसे हमने पहले किया था अपने फर्स्ट क्वेश्चन में, ताकि हम ज्योमेट्रिकली भी इस सिचुएशन को जो है वो दिखा पाएँ। तो अब की बार हम जो है अपना x और y एक्सिस कैसे लें, दिख रहा है हमें सामने 1300 650, थोड़े बड़े बड़े से टर्म्स जो है लेने हैं, तो 100 का डिवीजन इस बार हम ले लेते हैं। तो आ जाएगा 100 200 300 400 चलिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रेन है मेरे पास स्पेस का, तो मैं 200 का ले रही हूँ। आप लोग चाहें तो 100 का भी लेके इस चीज़ को जो है वो बना सकते हैं। 400 600 800 और फिर उसके बाद 1000, और ये मुझे अभी और भी आगे जो है एक्सटेंड करना होगा 1200, और ये 1400 तक x वाला जो है वो चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी -200 -400 एंड -600 एंड सो ऑन। सिमिलरली ऊपर भी यहाँ पे सेम आएगा अपना 200, फिर हमारा आएगा यहाँ पे 400 600 800 1000 1000 और यहाँ पे 1200, और यहाँ नीचे भी सेम -200
-400 -600 -800 -1000 और -1200 जो है वो आ गया। तो आप देखिए सबसे पहले 0,650, तो 0 तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है साफ साफ। 650 कहाँ आएगा, ये 600 और 800 के बीच में यहाँ कहीं पे हमारा जो है 650 आ जाएगा। तो इसको मैंने ले लिया यहाँ पे 0,650 जो पहला केस था। सेकंड केस है 1300,0, तो 1300 देखिए यहाँ 1200 और 1400 के बीच में आएगा और 0 है, तो इसका मतलब यहीं पे ये जो पॉइंट है वो बन गया मेरा 1300,0। तो हम इन दोनों को मिला देंगे, दोनों के दोनों पॉइंट्स को, तो हमारी पहली वाली जो लाइन थी वो बन गई यहाँ पे x + 2y = 1300, वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट वाला देखिए 0,4333.33, तो 0 तो मेरा यहाँ पे है। अब 4333 कहाँ आएगा, ये मेरा 400 है, तो 4333 बिल्कुल बस इसके ये यहाँ पे आ जाएगा कहीं, तो ये आ गया 0,4333.33। और सिमिलरली जो है आपका फिर से सेकेंड पॉइंट जो है वो 1300,0 है, जो ऑलरेडी हम प्लॉट कर चुके थे, तो इस वाले को भी हम इसी से ही अपना जो है मिला देंगे। आप देखेंगे कि ये दोनों जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। पहले वाले में जो लाइंस थी वो ऑलमोस्ट पैरेलल थी, बिल्कुल पैरेलल तो नहीं थी पर इंटरसेक्ट करती कहीं आगे जाके, और ये दोनों जो है यहीं पे ही इंटरसेक्ट कर गई हैं मेरी, इसी पॉइंट पर ही यहाँ इंटरसेक्टिंग लाइंस जो हैं वो बन गई हैं। तो यहाँ पे ये एक हमें अलग टाइप का ग्राफ जो है दोनों का देखने के लिए मिला है। तो सिमिलरली हम थर्ड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, उसके साथ भी हमें सेम ही करना है, अपना ग्राफ प्लॉट करना है और साथ में हमें अलजेब्रिकली भी उसे रिप्रेजेंटेशन जो है देनी है। तो क्या पता उसमें हमें और किसी नए टाइप का ग्राफ जो है वो देखने को मिले। अब तक हम 2 डिफरेंट टाइप का ग्राफ जो है वो देख चुके हैं, एक ऑलमोस्ट पैरेलल था, एक इंटरसेक्टिंग लाइंस के साथ बना है, क्या पता वो पैरेलल ही हो बिल्कुल। अभी तो यहाँ हम इतने अच्छे से उसे प्लॉट नहीं कर पाए हैं, आप अपनी नोटबुक पे प्लॉट करके कमेंट डाउन कीजिए कि क्या फर्स्ट क्वेश्चन का ग्राफ पैरेलल बना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो पैरेलल ही बनेगा, आपका पैरेलल लाइंस जो हैं दोनों बनेंगी उसमें। तो थर्ड देखते हैं। थर्ड कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो फिर वही सेम है और इजी भी है। यहाँ पे आपका फिर से हम जो है पहले की तैसे ही ले लेंगे थर्ड क्वेश्चन के लिए भी कि लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल्स बी x एंड लेट कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स बी y। तो यहाँ जो हमारी फर्स्ट सिचुएशन थी उसके हिसाब से 2 kg ऑफ एप्पल्स थे और साथ में हमारे पास 1 kg ऑफ ग्रेप्स थे, तो उन दोनों को मिला के हमें मिल रहे थे यहाँ पे अपना 160 रुपीज़। और दूसरे दिन हमारे पास 4 kg ऑफ एप्पल्स थे और ग्रेप्स हमारे पास थे 2 kg, तो उन दोनों को मिला के हमें मिल रहे थे 300 रुपीज़। तो ये है हमारा सिचुएशन। यहाँ पे इस केस में सिचुएशन जो है वो कुछ ऐसा बन रहा है। फर्स्ट वाले भी तो कुछ कर ही सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज़ मेरी सही है। सेकंड वाले को देखिए फिर से 2 से डिवाइड हो सकती है, तो बस फिर यही कर लेते हैं डिवाइडिंग बाई 2, क्योंकि सब जो है वो 2 के मल्टीपल्स नज़र आ रहे हैं मुझे। तो ये 2x + y जो है वो इक्वल हो जाएगा मेरा 150 के, ठीक है। तो 160 आ रहा है एक केस में और दूसरे केस में मेरा 150 जो है वो आ रहा है। हाँ ईजी रहेगा, ये तो बहुत ही छोटा सा इक्वेशन जो है समझ में आ रही है मुझे। तो देखते हैं यहाँ पे इनके भी हम ग्राफ्स प्लॉट करके पहले सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे अभी तक करते आए हैं x और y। तो फर्स्ट वाले में देखिए y की वैल्यू, x की वैल्यू पहले 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखते ही y की वैल्यू जो है वो 160 के इक्वल हो जाएगी बिना कुछ किए। सिमिलरली जब मैं y की वैल्यू 0 रखती हूँ तो x की वैल्यू 80 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 यहाँ डिवाइड करेंगे हम, तो 2 डिवाइड करते ही ये हमारा 80 हो जाएगा, क्योंकि 2 8 = 16 होता है। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन के लिए बन गया। 2 हमारे जो हमने सोल्यूशंस थे वो फाइंड कर लिए। सिमिलरली आप सेकंड के लिए देखिए यहाँ पे, तो सेकंड वाले केस में x की वैल्यू 0 रखते ही y जो है वो 150 के इक्वल हो जाता है। और अगर मैं y की वैल्यू फिर से 0 रखती हूँ यहाँ पे, तो x जो है वो मेरा इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 150/2 के। तो 150/2 कितना होता है मेरा 75 जो है उसके इक्वल हो जाएगा। तो इजीली देखिए मैंने कहा था आपसे, इजीली जो है यहाँ पे निकल आएंगे। फर्स्ट और सेकंड दोनों ग्राफ के मेरे दोनों के लिए मेरे पास सोल्यूशंस जो हैं वो निकल आए हैं यहाँ। तो अब इन्हें भी हम प्लॉट करेंगे, देखते हैं क्या स्केल लें, कैसे प्लॉट करें। अब हमारे पास जितनी स्पेस होती है उसके हिसाब से हम स्केल जो है अपना वो रख लेते हैं। ये नहीं है कि ज़बरदस्ती में मैं 1 का ही रखूं और पूरा 160 तक लिखती रहूं। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग में मुझे लगता है 20 का जो गैप हमने लिया था अभी थोड़ी देर पहले,
वो थोड़ा सही रहेगा, 20-20 का गैप ही हम ले लेते हैं यहाँ पे भी। तो वो आ जाएगा मेरा यहाँ 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और 200। सिमिलरली इस तरफ भी -20, -40, -60, -80 और -100। यहाँ पे भी -20, -40, -60, -80, -100, -120, -140, -160, -180 एंड सो ऑन। और यहाँ पे भी हमारा 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और 200। ठीक है, तो पहले केस में है 0,160, तो ये रहा मेरा 0 और 160 भी मुझे यहाँ पे मिल गया है अपना, तो ये हो गया मेरा 0,160। सिमिलरली 80,0, तो 80 मेरे पास यहाँ है और 0 ये रहा मेरा, जो मिडिल पॉइंट होता है वो 0 रहता है, तो ये बन गया मेरा 80,0। तो ये 2 पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गए हैं। इन दोनों को मैं ऑब्वियसली जो है मैच कर लूँगी ऐसे, और मेरी फर्स्ट वाली इक्वेशन का ग्राफ जो है वो प्लॉट हो गया, जो कि थी 2x + y = 160। ठीक है, अब मैं सेकंड के लिए देखती हूँ 0,150, तो ये रहा 0 और 150 जो है वो 140 और 160 के बीच में आएगा, हमें अच्छे से पता ही है ये चीज़। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये हो गया मेरा 0,150। और दूसरी तरफ आप देखते हैं 75,0 आ रहा है, तो ये 60 है, इसके बीच में 70 होगा और उसके आगे जो है यहाँ पे अपना 75 जो है वो मुझे देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया 75,0। आप देखिए ये दोनों बिल्कुल पैरेलल लाइंस जो हैं वो बनने वाली हैं, यहाँ पे एकदम आसपास से निकलती हुई। अभी मैं इतने अच्छे से यहाँ पे आपको शायद नहीं शो कर पाऊँ, पर आप ध्यान से देखिए ये जो लाइन्स है बिल्कुल पैरेलल बन रही हैं, दोनों एक दूसरे के एकदम पास पास और पैरेलल लाइन्स जो हैं वो बन रही हैं। तो अब तक हमने 3 जो हैं वो ग्राफ देखे। एक ऐसा ग्राफ था जो बिल्कुल अलग ही अलग कहीं जा रहा था, एक पैरेलल था, और दूसरा जो हमारा सेकंड क्वेश्चन में निकला था वो हमारा कोइंसाइड करता हुआ था। तो ग्राफ की भी यहाँ पे हमें थोड़ी सी समझ हुई कि कैसे जो है अलग अलग इक्वेशंस को दोनों को प्लॉट करके एल्जेब्रिकली फाइंड आउट करके फिर जब हम ज्योमेट्रिकली प्लॉट करते हैं तो आंसर जो है वो डिफरेंट आता है। तो यही 3 क्वेश्चंस थे जो हमने आज करने थे। आगे हम एक्सरसाइज 3.2 की तरफ बढ़ेंगे अपनी अब नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक आप और ग्राफ प्लॉट कीजिए, जो एग्जांपल्स दिए उन्हें भी सॉल्व किया कीजिए। 10th क्लास है, 10th क्लास में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, तो किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, एग्जाम्पल्स की भी प्रैक्टिस करनी है। आप एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो इश्यूज़ हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल सॉल्व हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। नहीं समझ में आते हैं आप कॉमेंट डाउन कीजिए और हमसे पूछिए कि क्या इसमें हो सकता है। ठीक है, चलिए तो फिर बाय बाय।